हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम मासिक मूल्यांकन महानवंबर कक्षा 7वीं के विषय गणित और विज्ञान के असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में जो है इनका एक्यूरेट आंसर यहाँ पर मिलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो तो आपको 10 में से 10 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है उस लाइक के बटन को आप यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम वीडियो को मिलने का इस तरीके यहाँ पर शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक और लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको जो अन्य विषय है इसके हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, उस लिंक पर क्लिक करके आप उनका भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम जो है विज्ञान के पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न को विस्तार पूर्वक हम समझकर हल करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझकर याद कर सके, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता ना पड़े। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस में होता है। तो देखिए, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वह धातु में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जड़, तना और पत्ती पौधों के प्रमुख भाग है। पौधों में जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। पौधों में जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह कहलाती है कायिक प्रवर्धन। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न 3 हमें दिया है। एक आपको तथ्य दिया गया है कि बीजों को विभिन्न माध्यमों से फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। उपरोक्त तथ्य में प्रकीर्णन के माध्यम में फिर साधन क्या होते हैं, मतलब कि आपको बताना है प्रकीर्णन किस किस माध्यम से यहाँ पर संपन्न हो सकता है। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसकी सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे। और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's that simple. Have any question? Just ask Flow. इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। तो आइए हम इसका उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। बीज प्रकरणन जो है, पौधों के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने को बीज प्रकरणन यहाँ पर कहते हैं, है ना। जो पौधों के जो बीज होते हैं पौधे से बहुत दूर दूर की दूरी में फैल जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बीज प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सहायक साधन निम्नलिखित है। पहला साधन है पवन द्वारा, जैसे सहीजन, द्विफल व मदार में। दूसरा जल द्वारा, जैसे नारियल में। तीसरा जंतुओं द्वारा, जैसे यूरेना एवं जेंथियम में। अब चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि तवे को पकड़ने का हत्था, है ना। आपने देखा होगा आपके घर में जो भी तवा होता है जिससे आप रोटी सेकते हो, उसका जो हत्था होता है, हत्था मतलब कि आप हाथ में जिसे पकड़ते हो वह प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है। क्यों? तो देखिए छात्रों, इसको हम समझ लेते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि तवे को पकड़ने का हत्था लकड़ी का बना होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, प्लास्टिक नहीं लिखेंगे आप, है ना। लकड़ी का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि जो लकड़ी होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा आने की जो गर्मी होती है वह लकड़ी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। यदि आप उस तवे को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको जो है तवे की गर्मी लकड़ी में महसूस नहीं होगी, इसलिए उसे जो है लकड़ी का बनाया जाता है। यदि लोहे का हम बना दे तो लोहे क्या होता है, लोहा होता है ऊष्मा का सुचालक, यानी कि उसमें जो है गर्मी आ सकती है।
और आपका जो हाथ है वे जल सकता है, इसलिए हम जो है लकड़ी का बनाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि किसी पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्री केसर का चित्र बनाकर नामांकित करें अथवा परागण की परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकारों को वर्णन करें। तो हम इसका मेन क्वेश्चन कहाँ पर आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर हम पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्री केसर का चित्र बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार जो है आप यहाँ पर चित्र बना लेंगे। सारा यहाँ पर नामकरण भी दिया गया है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्त्री केसर, इस प्रकार नाम दिया गया है। तो आप जो यहाँ पर चित्र बना लीजिएगा। तो छात्रों आपको जो है विज्ञान के पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं गणित के पेपर के सोल्यूशन की तरफ। तो छात्रों देखिए गणित का पहले क्वेश्चन आपको दिया है, यदि पद p का वर्ग बटे 6 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए छात्रों करना क्या है, यहाँ पर आपको संख्यात्मक गुणांक कह रहा है, मतलब कि इसके जो स्पष्ट करिए। देखिए संख्यात्मक यानी कि संख्या, गुणांक को हम यदि तोड़े तो इसका अर्थ होता है गुणे वाला अंक। तो देखिए p का वर्ग में गुणे वाला अंक क्या है, देखिए p स्क्वायर में यहाँ पर गुणा हुआ है 1 का बटे 6। तो देखिए इसकी संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर क्या होगा, 1/6 यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, यदि x का वर्ग x बराबर 2 हो तो बहुपद x का वर्ग -1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए छात्रों हम करेंगे क्या, x का वर्ग ऋण 1 में हम x का मान 2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम x के स्थान पर लिखते हैं 2 का वर्ग ऋण 1। तो यहाँ पर देखिएगा 2 का वर्ग यानी कि 4 ऋण 1 बराबर कितना आएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आपको दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि समीकरण 5x धन 3 बराबर 3x धन 3 में x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी है। देखिए क्या दिया है आपको समीकरण, समझ लेते हैं हम। समीकरण आपको दिया है 5x धन 3 बराबर 3x धन 3। तो हमें जो है यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो छात्रों हम यहाँ पर जो इस समीकरण को सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम चर वाले पद एक तरफ और अचर वाले पद हम यहाँ पर एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर चर पद है 5x और 3x, 5x और 3x है। तो यहाँ पर देखिए हम 5x लिखा हमने अगले स्टेप में, और 3x के पक्षांतर कर दिया। तो 3x के पक्षांतर करने पर यहाँ पर ऋण का 3x हो जाएगा बराबर, इधर है धन का 3, इस 3 का पक्षांतर हम दाएं तरफ कर देते हैं तो ऋण का 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 5x में से 3x को घटाया तो यहाँ पर आ गया 2x बराबर 3 में से 3 को घटाया यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर देखिए यदि हम x का मान निकालें तो 0 के बटे में 2 चला जाएगा और इसका मान कितना आएगा, कुल मिलाकर 0 यहाँ पर आएगा। तो छात्रों ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि तीन लगातार सम संख्याओं का योग 36 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों इस सवाल को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि तीन लगातार यानी कि क्रम से, क्रम वाइज सम संख्या। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हम कि माना तीन लगातार सम संख्या है, जिसमें कि पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हम लिख देते हैं बराबर x है, दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर देखिए क्रम से बोल रहा है तो यहाँ पर x आ गया, फिर सम बोल रहा था तो देखिए यहाँ पर धन का 0 जुड़ा है, इसे हम लिखते नहीं है। तो 0 के बाद क्या आती है सम संख्या, 0 के बाद सम संख्या आती है 2, तो हमने यहाँ पर लिखा धन का 2। और तीसरी संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं, तो तीसरी संख्या बराबर x धन 2 के बाद क्या आती है सम संख्या 4 यहाँ पर आती है। तो क्या कह रहा था सवाल में, तीनों सम संख्याओं का योग, यानी कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 36 है। तो हम यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या
धन तीसरी संख्या बराबर 36 है। तो देखिए पहली संख्या यहाँ पर हो गई x धन, दूसरी संख्या x धन 2 धन, तीसरी संख्या x धन 4 बराबर कितना है 36 है। तो यहाँ पर छात्रों अगले स्टेप हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। तो देखिए x धन x कितने x होगा 3x यहाँ पर होगा धन 2 और 4 यहाँ पर हो गया कितना 6 बराबर 36। तो यहाँ पर देखिए 3x, अब हम यहाँ पर लिखते हैं 36, 6 का पक्षांतर कर देंगे हम दाई तरफ तो ये ऋण का 6 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा बराबर 3x बराबर 36 में से 6 को घटाए हमने यहाँ पर 30 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो देखिए 30 के बटे में 3 इधर जो है गुणे का है, इधर जाकर वह बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 के बटे में 3 यहाँ पर हो जाएगा और 30 में 3 का भाग देने पर यहाँ पर आएगा x का मान कितना, x का मान आएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो छात्रों x का मान 10 आ गया है। अब हम करते क्या है, इस x के मान को हम पुनः पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में रख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः पहली संख्या बराबर आपके पास थी कितनी x, तो यहाँ पर x का मान रखने पर आएगी 10। इसी प्रकार दूसरी संख्या में यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर आपको कितनी दी थी x धन 2, तो यहाँ पर देखिए x का मान है यहाँ पर कितना 10 धन 2 बराबर कितनी हो जाएगी 12 यहाँ पर हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं तीसरी संख्या बराबर कितनी थी आपके पास x धन 4, तो यहाँ पर x का मान कितना है 10 धन 4, तो यहाँ पर आ गई 14। तो इस प्रकार छात्रों हमें यहाँ पर जो है तीनों संख्या यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अब छात्रों देखिए हमें यहाँ पर इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति में कोण x तथा कोण y का मान हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर छात्रों आपको आकृति दिख रही होगी, हमें यहाँ पर जो कोण x है और जो कोण y है इसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आकृति में आप देखिए यहाँ पर कोण a का मान कितना है 46 है, कोण d का मान 45 है और कोण b का मान 90 अंश होगा, क्योंकि देखिए ये जो है बीच में है ये कौन सा कोण होता है, समकोण कोण होता है, इसलिए इसका मान जो है 90 अंश होता है। तो आइए हम इसे यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम y का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोण समकोण ABD में निकालते हैं, है ना। तो लिखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोण ABD में, त्रिभुज ABD में, है ना। तो देखिए त्रिभुज ABD में होता क्या है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो देख छात्रों यहाँ पर कोण A धन कोण B धन कोण X बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कोण A धन कोण B धन कोण X बराबर 180 अंश यहाँ पर होगा। कोण A का मान आपको कितना दिया है, कोण A का मान दिया है 46 अंश, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कितना 46 अंश धन कोण B क्या है, समकोण है, तो हमने यहाँ पर लिखा 90 अंश धन कोण X का कोण X का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए 40 और 90 कितना होगा, 40 और 90 यहाँ पर होगा कितना 136 अंश धन कोण X बराबर 180 अंश। अब देखिएगा यहाँ पर कोण X का मान हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा 180 अंश, 136 का पक्षांतर कर देते तो ऋण का 136 अंश यहाँ पर हो गया। और घटाने पर देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, 0 में से 6 नहीं घटता है, तो हम यहाँ पर 8 में से एक उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटा, यहाँ पर आ गया 4, 8 में बचा 7, 7 में से 3 गए, कितना बचा 4, तो यहाँ पर आ गया 44 अंश यहाँ पर जो है हमें प्राप्त हो चुका है कोण X का मान। अब हम इसी प्रकार निकालते हैं क्या, कोण Y का मान हमें यहाँ पर जो है निकालना है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर होता क्या छात्रों, ये जो कोण Y है, कोण AD और C का क्या है, बाह्य कोण है,
और जो बाह्य कोण का जो मान होगा, ये जो कोण बाय का मान होगा वह कोण ए और कोण डी के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कोण बी का कोण बाय का मान है कोण ए धन कोण डी के बराबर होगा। तो कोण ए का मान हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए। कोण ए का मान है 46 और कोण बी का मान है 45। तो हमने यहाँ पर लिखा 46 अंश धन 45 अंश बराबर से कोण बाय। तो 46 और 45 कितना हो गया, 91 अंश। तो छात्रों ये था आपका पूरा असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।